हाँ जी, हम मिडाइवल की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ रहे थे। कुछ बातें मैंने बता दी थी, मैं एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ उनको। कि मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हमारा फ्यूडल सिस्टम था, जिसमें सबसे बड़ा भाई तो राजा बन जाया करता था, अन्य भाइयों को जमीन दी जाती थी, उस जमीन को बोलते थे जागीर या ठिकाना, और जिस भाई को मिलती थी उसे बोलते थे सामंत। यह जो व्यवस्था थी ये सैगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित थी। इसमें जो राजा था वो समकक्षों में प्रथम हुआ करता था और बंधुत्व के आधार पर अपने बाकी सामंतों से व्यवहार किया करता था। राजा और सामंत के बीच के जो रिलेशन होते थे वो सामंत सम्मान और कर्तव्य पर आधारित होते थे। जैसा कि टोड कहता है कि उनके यूरोप में राजा और सामंतों के बीच में स्वामी और सेवक के संबंध हुआ करते थे, अपने वहां यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वास्तव में अपनी व्यवस्था एक टेंट के समान थी, जिसके अंदर मुख्य स्तंभ जो था, बीच का स्तंभ था वो राजा था, और साइड के जो स्तंभ थे वो जागीरदार हुआ करते या सामंत हुआ करते थे। कोई भी एक भी स्तंभ हिलेगा तो व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, और यदि बीच का स्तंभ गिर जाता तो व्यवस्था चरमरा जाया करती थी। मुगलों की मनसबदारी आने के बाद में इस व्यवस्था में परिवर्तन आए, लेकिन फिर भी मूल ढांचा जो था वो टेंट के समान ही बना रहा था, हमेशा यथावत बना रहा था। इस व्यवस्था में राजा सामंतों को सम्मान दिया करता था, जिसको जैसे सम्मान के कई नाम थे। एक नाम था ताजीम की, जब भी सामंत दरबार में आएगा तो राजा उसके अभिवादन में खड़ा हो जाया करता था। यदि केवल आने पे खड़ा हो तो एकेवड़ी ताजीम, आने और जाने दोनों पर खड़ा हो जाए तो दोवड़ी ताजीम हुआ करती थी। कई बार सामंत जो था वो दरबार में आके राजा के घुटनों के पास अपनी तलवार टच करता, राजा उसके बाहा अपना बाहा आगे निकाल के कंधे थपथपा दिया करता, जिसको बाहा पसाव बोला करते थे। और राजा यदि उस प्रक्रिया को अपने हाथ से लगा लिया करता तो उसको हाथ कुरब कहा करते थे। हमने पढ़ा था कि जागीरें कई प्रकार की हुआ करती थी। जैसे एक सामंत जागीर होती थी। सामंत जागीर वह होती थी जब राजा अपने सगे संबंधियों भाई बंधुओं को जागीरें बांटता था और उन पर उनका वंशानुगत अधिकार होता था। राजा यदि अपने कर्मचारियों अर्थात मुत्सदियों को जागीरें बांटता तो उसको हुकूमत जागीर कहते, वह वंशानुगत होती। यदि शहीदों को जागीर दी जाती तो वो भौम जागीर होती थी। दोनों प्रकार के हो सकते थे, आइदर हेरिडिटरी और नॉन हेरिडिटरी। यदि मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चारण कवियों को, ब्राह्मणों को यदि दी जाती तो उसको शासन जागीर बोलते थे। वह कर मुक्त भूमि होती थी, जिसे माफी जागीर भी कहा जाता था। जो आपके सामंत थे वो राजा को टैक्स दिया करते थे। सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाला भू राजस्व रेख कहलाता था। मुगलों के आने के बाद ये नियमित हो गया था। ये जितना पट्टे में लिखा होता था वो पट्टा रेख था, वो अनुमानित होता था। वह रेख जो वास्तव में जमा करवाया जाता था वह भर्तू रेख कहलाता था, जो सामंत राजा के पास में जमा करवाया करता था। युद्ध व शांति के समय सामंत है वो राजा को अपनी सेवाएं दिया करते थे, जिसको चाकरी कहते थे, और इसके बदले में उनको किसी भी प्रकार का धन नहीं मिला करता था। युद्ध के समय अपनी सेना लेकर सामंत को जाना पड़ता था। शांति के टाइम में जो सामंत थे वो वर्ष में एक बार राजधानी में जाते और राजा उनको अलग अलग अवसरों पर अलग अलग दायित्व दे दिया करता था। अक्सर दशहरा आखाती आदि पे भी सामंतों को राजा के सामने उपस्थित होना पड़ता था। जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जिसमें सामंतों को चाकरी के बदले में धन प्राप्त होता था। एक उत्तराधिकार शुल्क हुआ करता था। जब नया सामंत बनता तो राजा को एक टैक्स दिया करता था। ये एक प्रकार से जागीर का नवीनीकरण शुल्क था, जिसको मेवाड़ के अंदर तलवार बंधाई, कैद खालसा या नजराना कहते थे, और मारवाड़ के अंदर इसी के नाम हुआ करते थे, हुक्मनामा और पेशकशी। जैसलमेर के अंदर ये तलवार बंधाई भी सामंतों द्वारा नहीं दी जाती थी, या उत्तराधिकार शुल्क नहीं दिया जाता था। राजा के सबसे बड़े बेटे अर्थात युवराज के प्रथम विवाह के समय सामंत जो राजा को टैक्स देते उसको नजराना कहा करते थे। राजकुमारियों के शादी के टाइम जो टैक्स दिया जाता उसको न्योत कर कहते थे, और युद्ध के टाइम जो कर दिया जाता उसको गनीम बराड़ कहा करते थे। आज हम इससे आगे की बातें पढ़ते हैं, आगे क्या क्या चीज है। आज मैं आपको सामंतों की श्रेणियां बताता हूं कि सामंत कितने प्रकार के होते थे, सामंतों की क्या श्रेणियां थी, ग्रेड्स क्या थी सामंत। अब इसमें अलग अलग रियासतों की थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे हम। जैसे मैं सबसे पहले यदि मेवाड़ की बात करूं तो हम कहेंगे मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। प्रथम श्रेणी के सामंत, द्वितीय श्रेणी के सामंत और तृतीय श्रेणी के सामंत। प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या 16 थी, जिनके अंदर सबसे प्रमुख सलुम्बर का सामंत हुआ करता था। और मुझे नहीं लगता कि सलुम्बर के सामंत के बारे में आपको मुझे बातें बतानी पड़ेगी। सलुम्बर के सामंत के बारे में आपको मैंने खूब सारी बातें बताई है। सलुम्बर का सामंत राजा का राजतिलक करता था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना का सेनापति हुआ करता था। सलुम्बर का सामंत राणा के अनुपस्थिति में राजधानी को संभालता था। सलुम्बर का सामंत राणा जी के साथ साथ में मेवाड़ के जितने गैजेट्स हुआ करते थे उन पे साइन करने का काम किया करता था। आप ये कह सकते हैं कि सलुम्बर के सामंत की स्थिति अमित शाह की थी, जो सेकंड पोजीशन के ऊपर रहा करता था। दूसरे नंबर का जो होता था वो सलुम्बर का सामंत हुआ करता था। हमने कई अवसरों पर पढ़े कि जब उदय सिंह ने जगमाल को राजा बना दिया था तो सलुम्बर का सामंत कृष्णदास चुंडावती था,
जो महाराणा प्रताप को राजा बनाता है। हम पढ़ते हैं कि जब महाराणा राज सिंह जी चारुमती से शादी करने के लिए जाते हैं तो औरंगजेब की सेना के लिए लड़ने के लिए सुरतन सिंह चुंडावत को जाना पड़ता है, और जिसके जाने से पहले उसकी हाड़ी रानी सहल कंवर उसको अपना शीश भेंट कर देती है, वो भी सलूम्बर का सामंत था। तो सलूम्बर के सामंत की इसकी कई जगह हमने भूमिका पढ़ी। तो 16 प्रमुख सामंत, 16 प्रथम श्रेणी के सामंत थे, जिनमें सबसे प्रमुख जो सामंत था वो सलूम्बर। अक्सर मेवाड़ी जो होते हैं वो एक दोहा बोलते रहते हैं कि तरण झाला तरण पूर्बियान चुंडावत बड़ चार, दो सक्तावत दो राठौड़ सारंग देवत पंवार, कि 3 झालों को ठिकाने मिले हुए थे, 3 पूर्बिया चौहानों को मिले हुए थे, 4 ठिकाने चुंडावतों को मिले हुए थे, 2 सक्तावतों को मिले हुए थे, 2 राठौड़ों को मिले हुए थे, एक सारंग देवतों का था, एक पंवारों का था। पंवारों को हम पढ़ते हैं कि बिजोलिया उनको अशोक परमार को दिया गया था। तो ऐसे 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हुआ करते थे। द्वितीय श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे 32, और तृतीय श्रेणी के ठिकानों की संख्या 100 से भी अधिक हुआ करती। भाई पीछे जो भी बच गए वो सारे हो जाया करते थे। और अक्सर इनका एक नाम और दिया जाता है, इनको गोल के सामंत कहा जाता है, इनको गोल के सामंत भी कहा जाता था। अब आपसे कभी यह पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के प्रशासन में सलूम्बर के सामंत की क्या भूमिका होती थी, बताइए। तो सलूम्बर के सामंत की भूमिका बता दें तो सिंपल सा कि मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे, इनमें सबसे मुख्य भूमिका सलूम्बर का सामंत निभाता था। क्या बात है सारी बता देना। द्वितीय श्रेणी में 32 सामंत होते थे, तृतीय श्रेणी में 100 से अधिक सामंत थे, जिनको कि गोल के सामंत कहा जाता था। अब अपने मारवाड़ आ जाए। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां थी, राजवी, सिरदार, गिनायत और मुत्सदी। 4 प्रकार के सामंत हुआ करते थे, राजवी, सिरदार, गिनायत और मुत्सदी। मारवाड़ में वंश कौन सा, तो आप कहोगे सर राठौड़ वंश था। तो जो भी राजा हुआ करता था उसके निकट 3 पीढ़ी के जो सामंत हुआ करते थे उनको राजवी सामंत कहते थे। राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत, निकट जो 3 पीढ़ी के सामंत थे वो राजवी सामंत कहलाया करते थे। निकट 3 पीढ़ी मतलब कि जैसे मैं राजा हूं तो एक तो मेरे पीढ़ी, मेरे जो भाई होंगे वो, एक जो मेरे पापा वाली पीढ़ी होगी उसमें मतलब मेरे चाचा ताऊ वगैरह होंगे वो, और एक जो मेरे बाद वाली पीढ़ी होगी मतलब उन भाइयों की संतानें और जो मेरी संतानें होगी वो। तो ये निकट 3 पीढ़ियां हुआ करती थी। राजा की खुद वाली, उसके एक ऊपर वाली, उसके एक बाद वाली। इन निकट 3 पीढ़ियों के जो सामंत है वो राजवी सामंत कहलाएंगे। इनका ठरका ही अलग हुआ करता था अपने आप में। ये राजा की सबसे नजदीक है, ये न तो रेख देंगे, ना चाकरी देंगे, ना हुक्मनामा देंगे, ये कुछ भी जमा नहीं करवाएंगे। इन्हें रेख चाकरी या हुक्मनामा नहीं देना पड़ता था। रेख क्या आप समझ जाओगे, सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाला भू राजस्व है। चाकरी क्या, सामंतों द्वारा राजा को दी जाने वाली सेवाएं। तो सैनिक सेवा तो दे दिया करते, सैनिक सेवा तो सबको देनी पड़ती थी, बाकी नहीं। इसके अलावा जो वो वर्ष में एक बार जाना पड़ेगा, अगर आपसे काम करवाएंगे तो निकट 3 पीढ़ी वाले सामंत है उनसे नहीं ली जाएगी। हुक्मनामा, अब आप देख लो कि मारवाड़ में तलवार बंदाई को या उत्तराधिकार शुल्क को हुक्मनामा या पेशकशी कहा जाता था, तो हुक्मनामा भी नहीं थे। और ये साधारण सी बात है, ये देखो आज भी लागू होता है। आप जब आरएस लग जाओगे तो आपकी निकट 3 पीढ़ी छोड़ो, निकट 7 पीढ़ी के भी जो लोग होंगे ना, वो ऐसी किसी प्रकार की चीज नहीं देंगे। आसपास में अपने छोटा मोटा भी कोई लग जाता है ना, और यदि पुलिस वाले कभी पकड़ लेते हैं तो 50 रुपए के चालान के लिए अपने 10 जगह से फोन करवा देते हैं कि साहब फलान जी के हम ये लगते हैं। तो ये आजकल जो आप ये फलान जी के ये लगते हैं, इस बहाने से ये जो बच लेते हो ना, ये आपका रेख चाकरी और हुक्मनामा, इसके अतिरिक्त और कुछ ही नहीं है। तो वो बात है जी। आप एसडीएम लग जाते हो, बाद में टोल टैक्स पे केवल आपकी गाड़ी है वो ही नहीं निकलती है, आपके 5-7 जो रिश्तेदार है ना उनकी गाड़ियां भी वैसे ही निकलती है, उनके पास भी आपके कार्ड होते हैं आपके नाम से, वो भी निकल जाते हैं। तो अब वो सिस्टम इनडायरेक्टली चल रहा है। और जो मैं कहता हूँ पहले वाले थोड़े इस मामले में भले थे, वो डायरेक्टली कहते नहीं लेंगे, हमारा खास है, इसे किस बात का लेना चाहिए। तो बस वही बात है, आप एसडीएम लगोगे तो आप अपने भाइयों की, मामा के बेटे भाइयों की, बुआ के बेटे भाइयों की, सबकी रेख चाकरी हुक्मनामे बंद करवा दोगे। नहीं रहे किस बात के देने हैं, अपनी चल रही है वहां पे, राजा भी कहता। अब निकट 3 पीढ़ी के अलावा जो सामंत है वो सिरदार है। राजा के निकट 3 पीढ़ी के जो सामंत है वो तो राजवी, और 3 पीढ़ी के अलावा जो बाकी राठौड़ सामंत बच गए, इनके अलावा जो अन्य राठौड़ सामंत है वो सिरदार।
अब वो देखो, आप यूं मान लो, अब ये राजा है, तब इसके पापा वाली पीढ़ी, इस वाली पीढ़ी, इसके संतान वाली पीढ़ी, निकट 3 पीढ़ियां होगी। अब इसका बेटा बनेगा, इसका बेटा बना, इसका बेटा बना, तो इसके बेटे की 3 पीढ़ियां कौन सी हुई? इस राजा वाली, मतलब ये, इसके खुद वाली, मतलब ये, और इसके संतान वाली एक। तो अब ये बाहर निकल जाएगी, ये 3 में नहीं आएगी, एक ऊपर वाली बाहर निकल जाएगी। अब इसके जब अगला बनेगा तब ये बाहर निकल जाएगी, इसके अगला बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगी। तो जो बाहर निकलते वो किस में आते चले जाते? सिरदारों के अंदर आते चले जाते। तो राजा की निकट 3 पीढ़ी के जो सामंत थे, वो सामंत तो हुआ करते थे राजवी। निकट 3 पीढ़ी के अलावा जो राठौड़ सामंत थे वो हुआ करते थे सिरदार। गिनायत, मुझे लगता है पश्चिमी राजस्थान वाले जो नाम से ही समझ गए होंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि सर आप तो क्या ही बताओगे हमें, जिनमें भी हमारे शादी ब्याह रिश्ते हो सकते हैं वो हमारे गिनायत होते हैं। अपने गांव में आज भी गिनायत ही बोलते हैं कि ये हमारा गिनायत है, इनमें हमारे शादी ब्याह हो जाते हैं। तो मारवाड़ के राठौड़ों के जिनमें भी शादी ब्याह हो जाया करते थे, उनको यदि कभी किसी को ठिकाना दे दिया करते तो वो अपने आप में गिनायत होते। कि भाटियों के अंदर राठौड़ राजा है, भाटियों के अंदर शादी हो रखी है और उसने अपने साले को कोई ठिकाना दे दिया, तो उनको हमेशा सामंतों की श्रेणी में गिन लिया जाता था, तो वो गिनायत हो जाया करते थे। कोई सिसोदिया बैठा है, उसको यदि दे दिया तो वो गिनायत के अंदर अब गिना जाएगा। पर उनको कहते हुए साहब आप हमारे वाले भाइयों से तो नीचे रहोगे, आप बाद में इस गिनायत के अंदर ही आओगे, ठीक है साहब इसके अंदर गिन लिया जाए। मुत्सदी, मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। राज्य कर्मचारी जो होते उनको यदि कभी ठिकाने दिए जाते, वो जो सामंत होते तो वो मुत्सदी कहलाते। मैंने बताया थे दीवान जी बनाते, प्रधान जी बनाते, बख्शी बनाते किसी को, ऐसे यदि ठिकाने मिलते तो मुत्सदियों के। मतलब राजा की निकट 3 पीढ़ी के सामंत, राजवी सामंत रेख चाकरी हुक्मनामा नहीं देंगे। निकट 3 पीढ़ी के अलावा जो राठौड़ सामंत है वो सिरदार। राठौड़ों के अलावा वे सामंत जिनमें राजा अपने शादी ब्याह करता है गिनायत। राजा अपने कर्मचारियों को यदि जमीन दे देता है तो वो भी सामंती हो जाया करते थे, तो वो मुत्सदी हो जाएंगे। अगला लेते हैं अपन, बीकानेर। बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में बिक्का के वंशज, बिक्का के जो भी वंशज हुए वो बिक्का राठौड़ है। तो जो बिक्का राठौड़ थे वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आएंगे कि भाई बिक्का, बिक्का के बाद में एक बेटा तो उसका बन गया राजा, बाकी बेटे क्या करेंगे? तो बाकी बेटे सामंत बनेंगे, तो वो फर्स्ट ग्रेड। बाद में फिर उसका अगला बेटा तो बन गया आपके राजा, बाकियों क्या दिए जाएंगे? तो बाकियों को सिर्फ ठिकाने दिए जाएंगे, तो वो प्रथम श्रेणी के अंदर आएंगे। सेकंड के अंदर बिक्का के वंशजों के अलावा अन्य राठौड़, भाई था तो राठौड़ वंश की, कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि बिक्का के साथ में बिक्का का एक भाई गया था बिद्दा, मैंने आपको बताया था कि बिक्का के साथ में उसका एक अंकल गया था कांदल। तो जो भी बिक्का के वंशज, कांदल के वंशज ये हुआ करते थे, इनको कहते भाई आप सेकंड ग्रेड वाले के अंदर आ जाओ। थर्ड में अब जो भी बच गए उनको थर्ड में, वैसे अपने बुक वाले लिखते हैं कि थर्ड में उनको रखा गया था जो बिक्का के जाने से पहले वहां पर मौजूद थे। बीकानेर वाली धरती पे पहले जो भी बैठे हुए थे उनका शासन कर दिया गया कि राठौड़ों के शासन से पूर्व वाली शासन जातियां, शासन से पूर्व के लोग, जैसे भाटी थे इस इलाके के अंदर, सांकला, सांकला ही कहते हैं, नापोजी सांकला ही थे जो बिक्का को वहां से लेके आए थे, तो सांकला थे। मैंने बताया था गोदारा जाट हुआ करते थे यहाँ पे, तो उन गोदारा जाटों को सामंत बनाया हुआ था यहाँ पे। और बीकानेर में तो गोदारा जाटों को, इधर बड़ोपल गांव पड़ता हनुमानगढ़ में, वहां के बहादुर जाट हुआ करते थे। चूरू के अंदर गांव पड़ता है धीरवास, वहां के सारण जाट हुआ करते थे, उनको भी ठाकुर की पदवी दी हुई थी, सामंत बनाए हुए थे उनको। तो वो जो भी सामंत आते उनको वो कहते भाई हमारे भाई भाई फर्स्ट सेकंड में आ जाएंगे, बाकी जो भी बचेंगे वो थर्ड के अंदर आ जाओ। तो 3 प्रकार की श्रेणियां वो बना दिया करते थे। अब इनसे थोड़े अधिकारों का पता चलता था। फर्स्ट वाले राजा के नजदीक है, ऑब्वियस सी बात अधिकार ज्यादा होंगे। सेकंड वाले राजा के काका बाबा के थोड़े बेटे तो थोड़े से अधिकार कम होंगे। थर्ड वाले है तो सामंत पर राजा के इतने नजदीक नहीं लगते, उनके साथ थोड़े और कम हो जाया करते। तो पहले में बिक्का के वंशज, दूसरे में बिक्का के वंशजों के अलावा अन्य राठौड़ सामंत, जैसे बिक्का का भाई बिद्दा आया था या बिक्का काका कांदल आया था। और थर्ड में बिक्का के आने से पहले जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उनको भी बिक्का ने अपने सामंत बना लिया कि भाई राज तो मैं कर लूंगा, तुम आज के बाद मेरे सामंत। और उनको भी खूब सारे अधिकार हुआ करते थे। मैंने बताया था आपको
कि बीकानेर के अंदर तो वो जो गोदारा सामंत हुआ करते थे उनके बिना तो राजा कोई काम ही नहीं किया करते थे, सब शुभ अवसरों पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाया करती थी अपने आप में। तो वो चीज बस ये 3 बड़े बड़े से याद रखना, बाकी ज्यादातर तो है नहीं। बाकी जैसे आमेर था, आमेर का दो या जयपुर का दो। तो यहाँ पे एक राजा बने थे पृथ्वीराज। आप कहोगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं पृथ्वीराज नाम करके राजा, पर मैं आपको कहूंगा कि मैंने बताया था कि खानवा के युद्ध में आमेर से राणा सांगा की सहायता करने के लिए पृथ्वीराज गया था। पृथ्वीराज के बारे में कहते हैं कि इसके 12 भाई थे, इसलिए इसने अपने राज्य को 12 टुकड़ों में बांट दिया था, जिनको 12 कोटड़ी बोलते थे। आपसे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछेगा कौन सी रियासत में 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू होती थी, तो 12 कोटड़ी जो व्यवस्था थी वह आपकी आमेर रियासत में लागू होती थी, राजा पृथ्वीराज के समय से ही लागू हुई थी। 12 टुकड़ों में विभाजन किया गया था। कोटड़ी मतलब एक तरीके से ठिकाने थरप दिए गए, उन ठिकानों को इधर कोटड़ी बोल दिया, तो 12 मुख्य ठिकाने बना दिए, तो 12 विभाजन किए थे। सिंपल पूछेगा कौन सी रियासत में 12 कोटड़ी व्यवस्था हुआ करती थी, आमेर या जयपुर। यह व्यवस्था किसके टाइम में शुरू की गई? पृथ्वीराज के टाइम में शुरू की गई। रियासत जैसलमेर, यानी फिर एक राजा पड़े थे हर्राज। आपके फिर दिमाग में आ गया कि नहीं सर हर्राज जैसलमेर वाले में नहीं पढ़ाया था। मैं आपको कहूंगा कि हमने पढ़ा कि अकबर के 1570 के नागौर दरबार में जैसलमेर का हर्राज ने अकबर का अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके टाइम में सामंतों की 2 श्रेणियां बनाई गई, एक श्रेणी का नाम था डावी, एक श्रेणी का नाम था जीवनी। आप में ज्यादातर जो शहर के बच्चे इंग्लिश मीडियम के टाबर, उनको लगेगा यार डावी और जीवनी क्या लिख दिया सर ने, और गांव वाले जो भी सुन रहे हैं उनको लगेगा यस मजा आ गया। ये वाली बात ये हम जानते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। लेफ्ट हैंड को कहते हैं मारवाड़ी में डावा, राइट हैंड को कहते हैं जीवना। राजा के लेफ्ट हैंड में जो सामंत बैठते थे वो डावी श्रेणी के सामंत, और जो आपके राइट में बैठते थे वो जीवनी के हो जाया करते थे। मिसल बोलते, डावी मिसल और जीवनी मिसल। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, डावी तथा जीवनी श्रेणियां कौन सी रियासत में सामंतों की बनाई गई थी, तो जैसलमेर रियासत में थी। जीवनी साइड में जो भी बैठते वो हमेशा शक्तिशाली सामंत होते। बड़े सामंतों को राइट में बिठाया जाता था, और जो उनसे थोड़े कमजोर सामंत हुआ करते उनको वो लेफ्ट के अंदर बिठा लिया करते थे। तो ये जैसलमेर की व्यवस्था हुआ करती थी। एक और मैं बताऊं तो कोटा। कोटा में जो प्रमुख सामंत थे वो 30 थे। कोटा में चौहान वंश था, चौहान वंश में हाड़ा ब्रांच थी, तो ज्यादातर हाड़ा चौहान ही थे, थोड़े बहुत दूसरे भी थे, पर अधिकतर जो थे वो हाड़ा चौहान थे। इनमें भी वो 2 टुकड़ियों में बांट दिया करते इनको, एक देश थी एक हजूर थी। जो देश के अंदर रहेंगे वो देश थी, जो हुजूर के साथ रहेंगे वो हजूर थी। कि भाई कोटा तो बना ही तब है, शाहजहां के टाइम में बना है आपके जाके, तो शाहजहां के टाइम में बनाया तो कोटा के राजा को तो खुद ही वहां मुगल दरबार के अंदर सेवाएं देनी पड़ती थी, तो कुछ सामंत उसके साथ में रहते, तो जो राजा के साथ में सामंत रहा करते थे वो हजूर थी। जो कोटा के अंदर रह के प्रशासन संभालने में मदद करते वो देश थी हो जाया करते थे। तो मुख्य मुख्य इन राज्यों के थोड़े सामंतों का ध्यान रखना कि मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां, प्रथम श्रेणी में 16 सामंत है, जिनमें प्रमुख आपके सलूम्बर के चुंडावत हुआ करते थे, जिनके क्या क्या अधिकार थे हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय श्रेणी में 32 सामंत थे, तृतीय श्रेणी में 100 से अधिक सामंत थे, जिन्हें गोल के सामंत कहा जाता था। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां थी। राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत, जिनको रेख चाकरी हुक्मनामा नहीं देने पड़ते, राजवी सामंत थे। उसके अन्य जो राठौड़ सामंत थे वो सिरदार कहलाते थे। ऐसे सामंत जिनमें राठौड़ अपने शादी ब्याह करते थे गिनायत सामंत कहलाते थे। राज्य कर्मचारियों के जो सामंत होते वो मुत्सदी कहलाते थे। बीकानेर में बिक्का के वंशज प्रथम श्रेणी में थे। बिक्का के वंशजों के अलावा अन्य जो राठौड़ थे द्वितीय श्रेणी में थे, और बिक्का के आने से पहले यहाँ पर जो भी लोग रहा करते थे उनको जो सामंत बनाया गया तो उनको तृतीय श्रेणी के अंदर रखा गया था। आमेर में राजा पृथ्वीराज के टाइम में 12 भाइयों में 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। जैसलमेर में राजा हर्राज ने डावी और जीवनी 2 मिसलें बना दी थी। जो शक्तिशाली सामंत थे वो जीवनी साइड में बैठते और जो थोड़े कमजोर सामंत थे वो डावी साइड के अंदर बैठा करते थे। और कोटा के अंदर सामंतों की मुख्य संख्या 30 थी, जिनमें अधिकतर हाड़ा चौहान हुआ करते थे, जो 2 टुकड़ों में बंटे हुए थे, देश थी और हजूर थी। जो कोटा में रहकर शासन व्यवस्था संभालने में मदद करते वो देश थी थे, और जो हुजूर के साथ रहकर, जो कोटा के राजा के साथ रहकर बाहर मुगल सेवाओं में जहां जाया करते थे वो हजूर थी हुआ करते थे। 2 प्रकार के मैं और बताना चाहूँ। ये तो अलग अलग सब राज्यों में था, ऐसा तो अलग अलग राज्यों का मैंने अलग अलग बता दिया। एक थोड़ा सा और, एक कई जगह नाम आता है भोमिया सामंत और ग्रासिया सामंत। वापस मैं यदि बात बता दूं, भौम
मतलब धरती धरती के लिए लड़ते हुए जो मारे जाया करते थे, उनको जो जमीन दी जाती वो भौम जागीर होती, वो सामंत कौन से हो जाते आपके? भूमिया सामंत। मैंने बताया था वंशानुगत है, वंशानुगत दोनों प्रकार की जागीर दे दिया करते थे। तो शहीदों के बच्चों को जो जागीरें दी जाती, वो जब सामंत बनते तो उनके ये नाम हो जाते। अब इनसे राजा कुछ काम करवाता, इनसे राजा अलग अलग ड्यूटी लगा दिया करता किसी की, कि भाई ठीक है, तुम्हारा जो पिता था वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तुम्हें उसके एवज में जमीन दी जाती है, पर तुम अब राज्य की कुछ ना कुछ सेवा करो। तो राज्य की सेवा में के डाक पहुंचाने के काम में लगा दिया, कोई किले की रक्षा के अंदर लगा दिया। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे दिया करते थे, विशेष दायित्व दे दिए जाते थे इनको। ये तो शहीदों के लिए। पर अभी जो आपकी फौज के अंदर है, वो कोई आपकी फौज के अंदर रह रहा है, अब जो सैनिक, उसको क्या किया जाएगा? तो सैनिकों को वो सैनिक सेवा दिया करते थे, उसके बदले में जो भूमि दी जाती, वो जो सामंत थे वो ग्रासीय सामंत कहलाते। सैनिक सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती, मिलिट्री सर्विस दे रहे हो, वो जो सामंत हुआ करते थे उनको ग्रासीय सामंत कहते। इनको ये भूमि तब तक दी जाएगी जब तक ये सेवा दे रहे हैं। इनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी आने पर इनसे भूमि छीनी जा सकती। सिंपल बात है, सैलरी है, तनख्वाह है इनकी, कि जब तक काम कर रहे हो तनख्वाह मिलेगी, जब काम करना बंद कर दोगे तनख्वाह नहीं मिलेगी। हम ये कहते हैं, देखो हम आगे जब वो एंशिएंट पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि गुप्त काल के बाद लगातार भारत में वेतन को नकदी में देने के बदले भूमि में देने की प्रथा उत्पन्न हुई थी। और ये वेतन को भूमि में देने की जो प्रथा, यही सामंतवाद है। और राजस्थान में यही सामंतवाद अपने प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार है। सिंपल सी बात ये। तो जो वर्तमान में सैनिक सेवा में वो जो सामंत है वो ग्रासीय सामंत है, क्योंकि भूमि उनको भी दे रखी है। जो पुराने थे आपके, और जो कोई शहीद हो गया और उसके बाद उसके वंशजों को आपने जो जमीन दे रखी है, वो भूमि सामंत है, उनको आप अलग अलग काम करवा लेते हो। ये तो अब काम कर ही रहे हैं, पर यदि ढंग से काम नहीं करोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब फायर है, भागो यहाँ से, और आज के बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब आपकी जमीन आपसे वापस ले ली जाएगी। तो ये थोड़ा मुख्य मुख्य से ध्यान रखना आप क्या क्या चीजें थी। मैं थोड़ा आगे और बढ़ता हूँ। हम बढ़ते हैं राज्य के कर्मचारी या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते थे। राज्य का प्रशासन संभालता कौन था? एक तो मैं चाहूंगा कि आप मेवाड़ का जो सेकंड वीडियो था जिसमें मैंने अलर्ट पढ़ाया होगा, फर्स्ट या सेकंड देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप पक्का सुनना। मैंने उसमें सारणेश्वर प्रशस्ति समझाई होगी, यदि आपको आ रही है तो बहुत भली बात है। और मैंने ये बताया होगा कि अल्लट ने आहड़ में राजधानी की स्थापना की थी, वहां पर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, और मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की, अर्थात प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। और इन प्रशासनिक अधिकारियों के नाम हमें सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलते हैं। उसमें मैंने कई अधिकारियों के नाम बताया, आप सुनना। मैंने उसके अंदर संधि विग्रहक बताया है, मैंने उसमें महाअक्सपटलिक बताया है, मैंने उसमें बिस्का धीराज बताया है, मैंने उसमें बंदीपति बताया है, क्या काम है मैंने वो और बताया। एक तो आप वो सुनोगे, कम से कम इस बहाने वापस उसका रिवीजन तो करोगे, वो वापस मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा। पर मैं और खूब सारे कर्मचारी अपने वो भी बताऊंगा, उसकी भी बात कर लूंगा मैं थोड़ी। सबसे बड़ा कर्मचारी तो राजा खुद, राजा जो था ये सबसे बड़ा कर्मचारी हुआ करता। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, जुडिशरी, सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र है, सेंटर ऑफ ऑल पावर्स। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक सभी शक्तियां निहित होती थी, सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र था। मतलब जब आप उसको भगवान का अवतार ही मान रहे हैं, ईश्वरीय अंश ही मान रहे हैं, वो खुद को एकलिंग दीवान गोविंद देव दीवान बता रहा है, सारी शक्तियों का मुख्य केंद्र तो वही होगा। तो राजा सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो बात है कि क्या राजा निरंकुश होता था? तो हम कहते नहीं, राजा निरंकुश नहीं होता था। निरंकुश मतलब क्या? जो जी में वो कर लेगा, जब सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र है। तो हमने कहा ना 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 ना, जो जी में है वो तो नहीं करता था। तो उस पर अंकुश लगाता कौन था? तो उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ बॉडी, सामंत, उसके मंत्री, पुरोहित जी, वह लड़का जो अगला राजा बनेगा,
जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय संस्थाएं हैं, ये सब इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाती है। वो डिसीजन किस आधार पर लिया करता था? धर्म शास्त्रों के आधार पर। उस पर अंकुश लगाने का काम ये भी करते थे धर्मशास्त्र। उस पर नीतिगत दबाव होता था। उसे लोगों के सामने रोल मॉडल बनना पड़ता था। यदि वो गलत काम करते, लोग धज्जियां उड़ा के रख दिया करते थे। वो इस बात से भी बहुत डरता था कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। यदि मैंने कोई गलत डिसीजन कर लिया, मैंने यदि कोई गलत स्टेप उठा लिया, तो बदनामी हो जाएगी। उस बदनामी के डर से, उस नीति के दबाव के डर से उस पर हमेशा कंट्रोल रहता था। धर्मशास्त्र, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, कौटिल्य चाणक्य नीति के अंदर क्या लिख के गए हैं, उनमें राजा के बारे में जो जो कर्तव्य लिखे गए हैं, उन कर्तव्यों का वो पालन किया करता था। अक्सर ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाते जिससे आने वाले राजाओं को शिक्षा मिले कि नहीं यार, ये चीजें भी। ऐसे मुझे एक केस याद है कि कोई जैसलमेर का राजा था, उसके जो साले थे उन्होंने कोई अपराध कर दिया। पता चला सबको साबिश अपराध के अंदर है तो साले शामिल। राजा पे रानी का बहुत ज्यादा प्रभाव। तो राजा को लगे यार यदि मैंने सीधा सीधा खुद ने सजा दे दी तो रानी नाराज, सालों को पकड़ के ले। ये बात राजा भी जानता था कि दोषी साले ही, सजा इनको मिलनी चाहिए। तो लेके आए, राजा ने कहा भाई अब मेरे तो ये गिनायत ही है, मेरे तो साले ही है, और वैसे भी न्याय करने का काम पुरोहित जी करेंगे। पुरोहित जी विद्वान आदमी है, इनकी मनुस्मृति पढ़ी हुई है, ये बताएंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पुरोहित जी ने पतड़े बांधे, मनुस्मृति को पढ़िया, जो भी ग्रंथ पढ़ा उन्होंने, और पढ़ के कहा साहब ये जो अपराध है, यदि सामान्य आदमी अपराध करे तो उसको सजा होती है 1.5 साल की। पर यदि राज परिवार का कोई सदस्य ये अपराध करे, राजा का संबंधी कोई अपराध करे, सजा 4 गुना है, 6 साल के लिए जेल टिकाओ। राजा रानी कहा मैं क्या करूं, भरे दरबार में पुरोहित जी ने सजा सुनाई, क्या करना पड़े, सालों को सबको अंदर ठोका जाके कि तुम इधर बैठे रहो। तो राजा ऐसे एग्जाम्पल सेट किया करते थे अक्सर। मैं बीकानेर वाले गंगा सिंह की मेरी एक कहानी सुनी हुई है कि कोई एक सामंत था, और उस सामंत ने एक बार गांव के अंदर एक कोई बैल सब लोग समझ जाओगे गांव की भाषा में, सांड, गोदो, बुल जो आपका है, तो को मारना हो गया है कि लोगों को देखते उनके सामने पड़ता, उनको मारता। तो दिन गांव वाले लठ लेके पीछे हुए, यार गांव से बाहर निकल, यार टाबरों को घर से बाहर नहीं निकलने दे, बूढ़ा ठाडा आदमी लुगाई पताई बाहर निकले, तो ये पीछे भागे सबके। तो लठ लेके पीछे हो रखे। गांव का जो ठाकर था वो गांव के अपने हवेली के बाहर खड़ा हुआ, हवेली जो है उसके बाहर खड़ा हुआ, अपने जो भी उसका घर था उसके बाहर खड़ा हुआ। और जब गांव वाले भाग रहे थे तो उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसको। अरे का आपको पता नहीं कि ये बड़ा तंग करता है आजकल, तो इसकी वजह से हम तो परेशान है, घर से बाहर बच्चे नहीं निकल सकते, लुगाई पता ही नहीं निकल सकती। तो उस बीकानेर के राजा ने कहा, गंगा सिंह ने कहा कि मारो मत, कहानियां सुनाते हैं, हो सकता है गंगा सिंह से पहले किसी के ऊपर लोग ऐसा ही बताते हैं गंगा सिंह के टाइम की। अरे मारो मत, तो अरे बाड़े के अंदर बंद कर दो अपने, 2 दिन बंद रखेंगे ना तो अपने आप बुद्धि आ जाएगी। बाड़े में कर दिया बंद। और ऐसा कहा जाता है कि बाड़े में बंद करने के बाद भूल गए उसको न तो कुछ चारा डाला न उसे पानी डाला। अब भूल गए, क्या पता ये सोचा होगी 2 दिन इसको भूखा प्यासा रखो, अपने आप बुद्धि आ जाएगी इसके। वो मर गया, वो जो बैल था वो मर गया। ये खबर बीकानेर राजा गंगा सिंह के पास पहुंची कि फलान जी ने बैल को इस प्रकार बंद करके मार दिया। गाय बेहद पवित्र पशु है, गाय माता है, गाय के बच्चों को इस प्रकार नहीं मार सकते। आज भी गांव में सांड मर जाता है तो उसकी मूर्तियां लगाई जाती है। कहते गंगा सिंह ने उस सामंत को पकड़ा, सामंत को पकड़ के जूनागढ़ के अंदर एक कोठरी थी 3x4 की, न तो जिसमें पैर सीधे हो सकते हैं ना जिसके अंदर पैर सिकुड़ सकते हैं, ढंग से न सिकुड़ के बैठ सके ना लंबा होकर बैठ सके, इतनी छोटी सी कोठरी हुआ करती थी। उसके अंदर वैसे ही भूखा पैसा रख के मार दिया था, ताकि बाकी लोगों पे एग्जाम्पल सेट किए जा सके कि नहीं साहब मैंने जब सामंत को नहीं बख्शा है तो तुम में से यदि किसी ने गाय के हाथ लगा दिया देख लेना। विजय सिंह था जोधपुर का राजा, और विजय सिंह ने बाकायदा मुनादी करवा रखी थी गाय के कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। अहुआ के सामंत ने एक बार कोई गाय के हाथ लगा लिया था, या उसने कोई गाय की लाठी मार दी, क्या विजय सिंह को पता चला, किले में बुलवा के मार दिया था। ऐसे कैसे हाथ लगा सकता है। कहते हैं विजय सिंह के टाइम में कोई सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक थे कुछ सेना के अंदर, बाहर से भर्तियां करने लग गए थे। जब मराठों के आक्रमण ज्यादा शुरू हुए तो बाहर से भी सैनिक आ जाओ, उनको भी रख ले। मुस्लिम सैनिक थे, और उसको मुस्लिम सैनिक ने एक बार किसी गाय को कोई लाठी मार दी या ऐसा कोई केस हुआ।
केस हुआ तो विजय सिंह ने कहा कि पकड़ के लो उस सैनिक को, पकड़ के लो। लेने के लिए गए तो उनका जो सेनापति था वो पूरी टुकड़ियां आती इधर उधर से, साउथ से आ गए कोई 500 आदमी रहा के राजा कहा भाई हम तेरे नौकरी करना चाहते हैं। राजा कहता ठीक है तुम्हारे कैंप लगा लो, जब भी सेना की जरूरत पड़ेगी मेरे साथ चल लेना आप। तो जाया करते थे। उनका जो भी सेनापति था उसने मना कर दिया कि मैं मेरे आदमी को नहीं दूंगा। विजय सिंह का बंदा जो पुलिस थी वो वापस गई, उसने जाकर कहा भाई मना कर रहे हैं वो तो, कि हम तो हमारे इस बंदे को नहीं देंगे। तो देंगे नहीं, सेना चढ़ा दो ऊपर। कैसे नहीं देंगे, देना पड़ेगा, गाय के हाथ लगाया गया। पुरोहित जी थे, पुरोहित जी ने कहा साहब चढ़ा मत देना सेना, मराठों के आक्रमण हो रहे हैं, अपने जो सामंत है वो अपने खिलाफ हो रखे हैं, खूब सारे सामंत राजा के खिलाफ हो रखे थे, उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, आधे दूसरी साइड में थे, आधे विजय सिंह की साइड में थे। ये बापड़े परदेसी सैनिक तो हैं जो अपनी तरफ से लड़ते हैं पैसे लेके, और इनको भी यदि नाराज कर दिया ना तो राज कैसे चलाओगे। विजय सिंह का स्टेटमेंट है कि राज गया बाढ़ में, गाय के हाथ नहीं लगना चाहिए, राज नहीं चलाने पुरोहित जी आदमी चाहिए, राज में कल छोड़ दूं। तो पुरोहित जी ने कहा रुको मैं जाके बात करता हूं। पुरोहित जी वो जो मुस्लिम सेनापति था उससे जाके बात की, क्यों मर रहे हो रे। राजा राज छोड़ने को तैयार हो गया इस बात के लिए, मार देगा, सबको भून के रख देगा, कितने का आदमी हो तुम सारे के सारे, आदमी को भेज दो, सजा मैं माफ करवा दूंगा। उस सेनापति खुद गया बेचारा, उस सैनिक को ले जाके कहा कि भाई माफी मांग ले, तलवार रख के पगड़ी वगड़ी रख के माफी मांग कर वापस भेजा गया। तो राजा ऐसे एग्जाम्पल सेट किया करता था ताकि बाकी लोग वैसा कोई भी काम करने से पहले 4 बार हिचकिचाए। अब लोगों को लगता है जब राजा अपने राज छोड़ने पे आ गया तो ये बड़ा अपराध है, ऐसे गाय के हाथ नहीं लगाया जा सकता कम से कम। और तब मुझे लगता है यार वो तेजाजी महाराज और गोगाजी महाराज जो गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे ना, तो उनमें ये विजय सिंह वाली बात थी कि वो इतने पुराने लोग हैं तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था अपने को पता नहीं, विजय सिंह ने जो कहा था वो रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, बाकी उन्होंने इससे भी कोई शानदार बात कही होगी। और तभी हमारे बड़कों ने उन तेजाजी महाराज को और गोगाजी महाराज को पूजना शुरू किया, किसी पाबू जी के मंदिर बनाने शुरू किया। नहीं साहब ये वो लोग हैं जो गायों को बचाते हुए मरे थे, ये हमारी पवित्र पशु है, ये हमारे लिए माँ के समान है, कोई इसके हाथ कैसे लगा सकता है। तब वो भावनाएं लगातार आती है, जन सामान्य तक उन भावनाओं का पहुंचना होता है। तो ध्यान रखना कि राजा सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र था, प्रशासनिक सैनिक न्यायिक सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र था। उसे ईश्वरीय अंश माना जाता था उसमें, कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो भगवान का अंश है अपने आप में, वो भगवान का अवतार माना जाता था, भगवान का प्रतिनिधि मान लो आप, ज्यादा अच्छा शब्द मैं कहूं तो, कि भाई जिस प्रकार संसार को भगवान चला रहे हैं वैसे कम से कम इस राज्य को तो फलान जी चला रहे हैं। और हम पढ़ते हैं इवन अपने जो यहां मुसलमान राजाओं तक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है कि वो ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक है। तो ये जो सब बातें, अकबर आगे हम पढ़ेंगे फर्र इजदी कहता है, बलबन कहता है मैं जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई हूं। तो मुस्लिम राजाओं ने भी अपने तो ये भारतीय परंपराओं को स्वीकार कर लिया था और अपने आप को ईश्वरीय प्रतिनिधि बताना प्रारंभ कर दिया था। तो अपने राजा ऐसे हुआ ही करते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने राजस्थान में राजा निरंकुश थे। राजा निरंकुश नहीं थे, वो अन्य लोगों के सहयोग से शासन करते थे, सामंतों के, मंत्रियों के, पुरोहितों के, युवराज के, स्थानीय संस्थाओं के, इनके सहयोग से शासन किया करते थे। उन पर हमेशा धर्मशास्त्रों का और लोगों का दबाव बना रहता था, नीतिगत मोरल प्रेशर, जी मोरल प्रेशर रहता था, ऐसा काम नहीं करना है अपने को। यदि कई बार राजा अल्प वयस्क का होता, माइनर एज का होता, अल्प आयु का होता, तो हमने पढ़ा कि राजमाताएं शासन संभालती थी या उनके संरक्षक बनाए जाते थे, गार्जियन बनाए जाते। मैं आपको सिंपल 2 एग्जांपल देना चाहूं कि मैं कहूं कि आपके गुजरात का राजा छोटा था इसलिए उसकी मम्मी नायिका देवी है, वो मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करती है। मैं आपको बताऊं कि पृथ्वीराज चौहान जब छोटा था तो उसकी मम्मी कर्पूरी देवी शासन संभालती है। राजा विक्रमादित्य मेवाड़ में जब छोटा था तो कर्मावती उसकी जगह शासन संभालती है। संरक्षक हमने खूब पढ़े, मोकल का शुरुआत में संरक्षक जहां चुंडा था, बाद में रणमल बना, कुंभा के शुरुआती दिनों के अंदर रणमल फिर उसका संरक्षक था। गार्जियन बनाए जाते थे, राजमाताएं शासन संभाल लिया करती थी। राजा क्या करता था क्या नहीं करता था उसके बारे में तमाम बातें याद रखना। फिर एक अधिकारी मैं कहूं, प्रधान जी। राजा के बाद में दूसरा सबसे जो मुख्य पद हुआ करता था उसको प्रधान कहा करते थे, कि ये प्रधान जी है भाई हमारे, तो प्रधान जी के बारे में बातें। प्रधान जी राजा को तमाम सलाह दिया करते थे, प्रशासनिक, सैनिक, सभी जो सलाह देने का काम किया करते थे इनको प्रधान जी कहा करते थे।
खास आदमी हुआ करते थे, राजा के जो सबसे खास आदमी होते उसको प्रधान करते। अलग अलग नाम हुआ करते थे इन प्रधान जी के कि भाई अलग अलग राज्यों के अंदर इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। जैसे कोटा बूंदी में इनको बोलते थे या तो कहते दीवान या कहते फौजदार। जयपुर वाले इनको कहते थे मुसाहिब। बीकानेर और भरतपुर वाले इनको कहते मुख्तियार। बीकानेर भरतपुर वाले इनको मुख्तियार कहते। और मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर वाले इनको प्रधान ही कहते। तो अलग अलग नाम हो जाया करते थे कि कोटा बूंदी में इनको दीवान या फौजदार कहेंगे। आप यदि कभी कोई बुक देखो कभी तो आपको कई जगह नाम मिलेंगे। उसी बंदे का नाम कई जगह मिलेगा दीवान जालिम सिंह झाला, उसी बंदे का नाम कई जगह मिलेगा आपको फौजदार जालिम सिंह झाला। तो उसको दीवान भी बोल देते, फौजदार बोल देते। जयपुर में उसी को कहते मुसाहिब। ये तो बहुत कॉमन नाम है। गांव में अक्सर भी शेखावाड़ी साइड में अभी तक बोलते हैं कि कोई गांव का बंदा यदि किसी सेठ के जाके रह जाए और सेठ उस पर इतना विश्वास करने लग जाए कि सेठ उसके दुकान ही छोड़ने लग जाए, मतलब इतना विश्वास करे किसी पे, तो गांव वाले कहते हैं भाई रे मारो टाबर तो मुसाहिब ही करे, क्योंकि मुसाहिब ही करता है, मतलब उनका प्रधान आदमी है वो। बीकानेर भरतपुर वाले उसी को मुख्तियार कहा करते थे। मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में इनको प्रधान जी कहा जाता था। राजा के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा पद हुआ करता था प्रधान जी था। प्रशासनिक और सैनिक परामर्श दिया करते, सलाह दिया करते। राजा मतलब हर मामले में पूछ लेता कि प्रधान जी क्या करना है अपने को। एक पोस्ट होती दीवान। कई जगह दोनों अलग अलग रख देते, प्रधान अलग होता, दीवान अलग हुआ करता था। कई जगह दीवान जी अलग हुआ करते थे। दीवान जी क्या थे? तो दीवान जी निर्मला सीतारमन है, वित्त मंत्री थे एक प्रकार के। राजस्व है, वित्त विभाग का जो भी प्रमुख हुआ करता था ये दीवान जी हुआ करते थे। और दीवान जी की खूब ही चलती थी, मतलब प्रधान जी के समानांतर एक पोस्ट थी अपने आप में एक, कि कहते हैं किसी टाइम में तो प्रधान और दीवान दोनों पद एक को ही दिए हुए थे कि पैसे टक्के का भी तू ही संभाल और प्रशासन सैनिक वाला भी तू ही सलाह दे दिया कर। पर बाद में राजाओं को डर लगता कि एक आदमी ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाए, तो पैसे टक्के वाला अलग रखो, प्रशासन सैनिक सलाह देने वाला बंदा अलग रख दो। तो इनको ये जिम्मेदारी दी हुई थी कि राजस्व और वित्त की पूरी जिम्मेदारी आप संभालो। तो ये खूब सारी परगने, राज्य में खूब सारे परगने हुआ करते थे। परगनों में जज कौन बनेगा? जज को बोलते हाकिम। तो परगनों में हाकिम की जिम्मेदारी, हाकिम की नियुक्ति यही किया करते। हाकिम जज को बोला करते थे। तो कौन से परगने में किसको हाकिम बनाया जाएगा? तो हाकिम बनाने की जिम्मेदारी दीवान जी को है, दीवान जी बने। दीवान जी इतने पावरफुल होते थे कई जगह तो कि यदि राजा राज्य में नहीं है तो राज्य को दीवान जी संभालते, और जब भी राज्य संभालते दीवान जी तो उनको देश दीवान बोलते कि भाई अब पूरे देश को दीवान जी संभाल रहे हैं। मैं अक्सर मेरी पुरानी क्लासों में कहा करता था, जो पिछले गवर्नमेंट के टाइम में क्लासें हुआ करती, मैं कहता अरुण जेटली एग्जैक्टली दीवान की भूमिका निभा रहे हैं। कि अरुण जेटली उस समय मोदी जी नहीं होते तो पूरा का पूरा मामला, हर मामले में अरुण जेटली देखा करते थे। किसकी कहां नियुक्ति की जाएगी, मोदी जी यदि देश के बाहर है तो देश को कौन संभाल रहे हैं, सरकार कौन संभाल रहे हैं, सत्ता कौन संभाल रहे हैं, पार्टी कौन संभाल रहे हैं, तो सब पे पूरे पे अरुण जेटली की छाप हुआ करती थी। तो दीवान जी राजस्व और वित्त मामलों का जो प्रमुख हुआ करता था वो दीवान जी हुआ करते थे। परगनों में हाकिम की नियुक्ति किया करते थे। हाकिम मतलब जज। और राज्य से बाहर यदि राजा है तो राज्य को संभाला करते थे। उस टाइम उनको देश दीवान कहा करते थे। एक होता बख्शी, सेना से संबंधित जो भी मामले है वो बख्शी देखेगा। सेना का भर्ती, उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन। अब राजाओं के राज में सबसे बड़ा हिसाब किताब ही सेना का ही था। सेना के दम पे राज्य टिके हुए रहते थे, इसलिए बख्शी के पास बहुत ज्यादा काम होता। इसलिए कहा भाई बख्शी के साथ में एक बंदा और जोड़ो,
तो बख्शी के नीचे एक नायब बख्शी और होता। नायब मतलब उप तहसीलदार का नायब तहसीलदार, तो उप तहसीलदार है मतलब, है ना, जस्ट एक नीचे। सूबेदार का नायब सूबेदार, तो जस्ट नीचे वाली जो पोस्ट हुआ करती, तो बख्शी के नीचे नायब बख्शी। तो इसको बाद में कह देते तू भी भाई सेना वाले थोड़े काम देख, तो तू क्या देख, तो तू सेना के वेतन वगैरह वाले देख ले, साइन वगैरह तो फाइनली बख्शी के होते इसके यहाँ से, और वो डॉक्यूमेंट दीवान जी के पास में जाया करते थे, भाई इतनी तनख्वाह इनको देनी है, पर वो जाएंगे यहाँ से अपने आप में। और किलों पर कितना खर्च हो रहा है, किलों पर, सेना पर, फोर्स पे, भाई फोर्स भी जो सेना के रहने के लिए बनाए जा रहे हैं, सेना पर जो भी खर्चा है ये तू ही देख। फिर इसको ये भी कहा नायब बख्शी को कि इतने तेरे पास काम है नहीं, बख्शी संभाल लेगा, छोटे मोटे तनखा वनखा वाले देखने तेरे को, तो पर तू रेख का हिसाब किताब भी रखेगा, किसकी कितनी रेख आ गई, कितनी रेख नहीं आई। क्योंकि यदि कोई नहीं दे रहा है तो लाने ले जाने का काम भी सेना का ही हुआ करता था कि सेना जाओ वहां पे लेके आओ भाई, यदि कोई मना कर रहा और कर रहा है तो उसका कहा तू ये भी देख लिया। अब चूंकि तू खर्चे देखता है तो तेरे को इनकम पता होनी चाहिए कि रेख कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, तो इसमें भी अपने हाथ में डाल लिया कर। तो नायब को 2-3 मामलों में लगा के रखा करते थे। एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, बख्शी एक तरीके से रक्षा मंत्री है जो सेना से संबंधित सारे मामले देख रहा है, सेना को भर्ती कैसे करना है, उसका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग कैसे देनी है, उसको तनख्वाह कैसे देनी है, खर्चा कितना करना है, सब देखता। और उसने नायब बख्शी को थोड़े थोड़े काम डिसेंट्रलाइज कर रखे थे, थोड़े काम बांट रखे थे। एक बड़ा जोरदार चीज कि बख्शी उनको बनाया जाता था जो पशु चिकित्सक होते थे, जिनको पशुओं की बीमारियों के बारे में पता हो, वो बख्शी होंगे। आपको लगा रक्षा मंत्री का और वेटरनरी डॉक्टर का क्या लेना देना है, क्योंकि सेना में घोड़े होते थे, और यदि कोई रक्षा मंत्री आपका घोड़ों की बीमारियों के बारे में नहीं जानता है तो सेना नहीं संभाल पाएगा। बिना घोड़ों के किस बात की सेना है। इसलिए जो इस पद पर बैठेगा वो कम से कम इन चीजों के बारे में और जानेगा। तो कितनी जोरदार सी बात है, यदि आपको घोड़ों की चिकित्सा के बारे में जानकारी है तो आप बख्शी बनिए, वरना आपको बख्शी वाला पद नहीं दिया जाएगा। और ध्यान, अगला पद पढ़ते हैं। एक होता था खानसामा। तो कि भाई खानसामा क्या हुआ करता था, तो एग्जैक्टली एक बात लिखी आती है कि जो राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, जो राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखता है, जो राजकीय सामान का क्रय विक्रय करता है, इसको कहेंगे हम तो कि जो राजकीय सामान का क्रय विक्रय करता है, राजकीय महल में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखता है, वो खानसामा है। नॉर्मल में सबसे बताऊं तो खानसामा जो एक तरीके से जो खाने पीने का सामान लेके आता होगा वो खानसामा होता होगा। राजकीय महल में आवश्यकताओं की पूर्ति तो यही भी कि महल के अंदर आज क्या खाना बने क्या खाना नहीं बने। राजकुमार बैठा और राजकुमार ने कहा भाई अपने तो गर्मी पड़ रही है, अभी इस दिन के अंदर चिल्ड एकदम चिल्ड ला के दो, तो भाई कौन ला के दे, तो खानसामा ला के दे। राजकुमारी ने कहा भाई मैगी मैगी खाऊंगी मैं, तो मैगी कौन ला के दे, तो उसको ला के देनी पड़े अपने आप में। एक तरीके से राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति, भाई उसके पास ये समाचार आता भाई महल में ये चीज चाहिए, तो उसको वो चीजें ला के देनी पड़ती। अब जब महल की चीजें बनेगी कहाँ, तो राजकीय महल की चीजें बनाने के लिए राजकीय उद्योग हुआ करते, मसाले कहाँ कूटे जाएंगे, कौन सी चीज कहां से लेके आनी है, तो वो उद्योग भी राज्य के खुद के हुआ करते। तो अब जब सामान लाने वाला वो है या सामान पहुंचाने वाला वो है, तो जहां से आएंगे उसकी जिम्मेदारी भी आपको उसको ही देनी पड़ेगी। तो वो आपके राज्य के उद्योगों पे भी एकदम पूरा नियंत्रण रखता था कि उद्योग भी इसको दे दी जाए। फिर दीवान जी को कोई चीज चाहिए, खाता बही चाहिए उनको, अगर साहब रजिस्टर खत्म हो गया अपने को रजिस्टर चाहिए, तो भी उसको कहते भाई ये सामान भी तू ला के दे इनको। कुल मिला के राजा से संबंधित कोई भी सामान की जरूरत पड़ेगी तो कौन ला के देगा आपके, तो खानसामा जो हुआ करता था, मीर सामा भी बोलते थे इसको।
मीर सामावदी नाम था, ये भी लिख लेना। ये लेके आता। और ऐसा कहते हैं कि इस पद पर बेहद ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती। और ये मुझे अब बताने की आवश्यकता नहीं कि ये आदमी ईमानदार क्यों होना चाहिए। दोनों चीजों से, एक तो आपको हिसाब किताब पूरा दिया जा रहा है, उद्योग आप संभाल रहे हो, खरीदने बेचने का काम आप कर रहे हो पूरा, क्या बन रहा है तो उसको बेचोगे, क्या खरीदना है राज्य के लिए, राज्य के महल के लिए, वो आप खरीदोगे। तो आप पैसे टक्के के मामले देख रहे हो तो ईमानदार आपको होना जरूरी ही है। फिर दूसरा, कोई बेईमान हो और राज के महल में जो चीजें जाती है उनमें कुछ मिला दे तो राज परिवार तो एक दिन में सलट जाए पूरा। तो राजा बेहद अपने नजदीकी किसी खास आदमी को जिस पर पूरा भरोसा हुआ करता था उनको कहते, भाई हाँ तू रखेगा ध्यान, तू खास है अब एकदम अपना। और लालच ये हुआ करता था कि यदि किसी ने खान सामा के पद पे बहुत ढंग से काम किया तो अगला प्रमोशन दीवान जी का है, उसे दीवान जी बना दिया जाएगा। अब आप वापस सुनो, दीवान कौन है? जो राजस्व वाले मामले देखता है, उस पे तो और ज्यादा ईमानदार चाहिए ना। यहां ईमानदारी दिखाएगा तो वहां भी ईमानदारी दिखाएगा, और यहां ईमानदारी दिखाएगा तो राजा के विश्वास बढ़ेगा, तो अगली बार दीवान जी। दीवान जी देश में सब कुछ है, राजा नहीं है उस दिन, दीवान जी देश को संभाल रहे हैं, इसलिए वो देश दीवान है। तो इस पद पर बेहद ईमानदार आदमी की नियुक्ति की जाती थी कि भाई वरना महल में कोई गड़बड़ी पहुंचा दे। तो कई बार दिलीप सर हंसते रहते हैं, कह रहे कई यूं कहते हैं भाई, अपने कई बार बात करते हैं कि यार राजाओं के मजे होते थे, अपनी बात कर लेते। काहे के मजे थे रे, बापड़ा दबी घुटी जिंदगी जिया करता था राजा। एनी टाइम षड्यंत्रों का डर लगता उसको, कोई मार सकता है मेरे को, बेटे पे भी विश्वास नहीं होता, वाइफ पे भी विश्वास नहीं होता उसको। इतने षड्यंत्र हुआ करते थे राज परिवारों में, राज दरबारों के अंदर, कि आदमी एनी टाइम अजीब सी जिंदगी के अंदर रहा करता था। तब वो है कि भाई राजा तो तब सर यूं हंसते थे कि राजा तो कभी गर्म खाना भी नहीं खा पाता था। तुम कम से कम गर्म रोटियां तो खा लो, तुम्हारी चलती है भाई, घर पे कहो गरम गरम आने दो अपने को, तो गरम गरम फुलके खाओ। तो सर राजा क्यों नहीं खा सकता गरम गरम? क्योंकि राजा के पहले खाना आता तो जो रसोईया खाना बनाता है राजा पहले कहता तू खा अब इसमें से पहले, वो जो सेम खाना उसके सामने ला के रखा वो कहतेगा तू खा ले। कहीं जहर मिला दिया उसने तो पहले वो खाता। आधे घंटे राजा देखता है मराग नहीं मरा यार, तो राजा कहता खाऊं, ठंडा हो जाता बाप रे। ठंडे हुए खाने को वापस गर्म कराओ तो वो मजा आए नहीं अपने आप में, फिर राजा वही खाता होगा, वरना वापस गर्म करने ले जाए वापस डर लगेगा उधर कोई मिला देगा। और अपने दिन से कितना डरते थे, मतलब किसी पे विश्वास तो कितना कम था कि आप किसी दूसरे के घर गए, आपको डर लगता है ये भी मेरे को मार सकता है, इसके घर पे खाना खा रहा हूं, तो अपने तो ये लाए कि मैं तेरे को खिलाता हूं, तू मेरे को खिला। ये जो तुम कहते हो ना कि हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं, ये सम्मान नहीं है। इसका मतलब है तुम अगले को विश्वास नहीं कर रहे हो, धोखेबाज समझ रहे हो, वो आपको धोखेबाज समझ रहा है। इसलिए कहते हैं लो मैं तुम्हारे मुंह में दे रहा हूं और तुम मेरे मुंह में दो, साथ मरेंगे तो। या अब हमने उसको सम्मानजनक दृष्टि से बनाना शुरू कर दिया। मुझे तो क्या लगता नहीं देना चाहिए, कोई आपको यूं खिला रहा है सम्मान नहीं दे रहा है, इसका मतलब तू समझ रहा है मैं धोखेबाज हूं और मैं तेरे को मार सकता हूं। नहीं, मैं एकदम सही आदमी हूं और मैं अब धोखेबाज नहीं हूं। तो ये आजकल ऐसे मत दिया करो, ये कोई सम्मान वामान नहीं है, ये राजाओं के इस टाइप से चलाए हुए हैं कि भाई कोई धोखा नहीं कर ले, कोई मार नहीं दे। तो पहले बड़े डरते थे इन मामलों के अंदर कि यार कोई भी षड्यंत्र किए जा सकते हैं, और होते भी थे। खूब सारे राजा यूं षड्यंत्रों के शिकार भी हो जाया करते थे, तो ये चीजें हुआ भी करती। तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था, तो जो वो अपने पढ़ते हैं, देखो एक क्या नाम था, कुंभा का एक और जो बेटा था उद्दा, तो उद्दा बाद में उधर रायमल ने उसको हटाई दिया था, वो बिजली से मरी जाता है। उसके जो बेटे थे, उद्दा के जो बेटे थे उनमें, और इधर जो ये रायमल का बेटा था पृथ्वीराज, इसके अंदर आपस के अंदर नहीं बना करती थी। एक उधर कुंभा का एक कोई भाई और था जो उधर प्रतापगढ़ साइड के अंदर चला गया था, उसके जो बेटे थे उनके अंदर भी नहीं बना करते थे। तो एक बार पृथ्वीराज कोई उसके बेटों से लड़ने के लिए गया हुआ था, भाई वो राज्य में उपद्रव करते थे, उनके उपद्रवों को दबाने के लिए गया हुआ था। तो वो अगला बंदा पृथ्वीराज का अंकल लगता था, तो लड़ते थे दिन के अंदर खूब लड़ते, पर शाम को इकट्ठे भी बैठ जाया करते थे, शाम को रोटियां भी साथ में खा लिया करते थे। ठीक है लड़ाई दिन में थी, अब शाम को लड़ाई थोड़ी है। तो शाम को खाना खाने के लिए बैठे, तो पृथ्वीराज उस अंकल के पास जाता है बात करने के लिए, क्यों लड़ाई करो रे, हम यूं मार देंगे तुमको कल, और इससे अच्छा है बैठ के समझौता कर लो और तुम भाग भूग जाओ यहाँ से, जमीन इंच नहीं देंगे हम।
उधर वो जो पृथ्वीराज का काका लगता रिश्ते वो गए, जमीन जमीन तो मैं ले लूंगा, चिंता ही मत करो तुम, अपने लड़ेंगे, लड़के लेंगे भतीज, जमीन तो ऐसे नहीं दे। उसने पृथ्वीराज ने कहा मैं यूं दे देता हूँ तुमको, थोड़ी बहुत जमीन चाहिए। तो उसने कहा ना ना, यूं को खिरात बांट रहा है तुम, आती है लेनी तेरे काका को, इतना यूं कुछ बेडोला समझा गया, यूं कुछ जमीन ले लेंगे। और लाया बात लो, रोटी तो खा। तो खाना खाने के लिए बैठे तो उस पृथ्वीराज के सामने खाना ला के रखा, जो काकी थी उस काकी ने खाना ला के रखा पृथ्वीराज के सामने, आप खाओ। तो पृथ्वीराज ने अंकल को कहा अंकल आप ही आ जाओ, अकेला तो क्या कहूँ, साथ खा लो। तो अंकल आगे बेचारे हाथ धोगे, जैसे अंकल खाना, दोनों साथ में खाना खाने लगे, काकी वापस भागी भागी आई, भागी आगे उसने थाली उठा ली, बीच में से थाली अंदर ले गई। पृथ्वीराज ने पूछा क्या थाली क्यों लेके जा रहे हो? तो अंकल ने कहा मैं तो फिर भी यूं सामने छाती लड़ूंगा लड़ूंगा तो तेरे, काकी जहर मिला लाई थी खाने में, काकी को लगा तू अकेला ही खाएगा, इसलिए तू मर जाएगा आज यहाँ पे, पर मैं बैठ गया तो अब अपने पति को तो ऐसे जहर से कैसे मार देती, उठा के लेके गई। पृथ्वीराज ने कहा ठीक हो तुम लुगाई मोटा, ठीक सेटिंग करके रखती हो। अभी पृथ्वीराज को तो उसके वो जवाई था जगमाल देवड़ा सिरोही वाला, तो उसने ऐसे ही मारा था, आनंदाबाई से मिलने के लिए गया था और वहां पर उसने जहर वाले लड्डू ही दे दिए थे, इस चक्कर में बेचारा मरा था। तो फिर ये बड़ा ध्यान रखा जाता था। तो खान सामा जो भी हुआ करता था वो आपके राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखा करता था, कहां से कौन सा सामान आएगा कौन सा जाएगा, राजकीय सामान का क्रय विक्रय करता था। बेईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी, अगली पोस्टिंग करते, तेरे को दीवान बनाए, आदमी फिर लॉयल हुआ करते थे, लॉयलिटी के चक्कर के अंदर अच्छा काम कर लिया करते थे। एक अधिकारी होता कोतवाल, कोतवाल ने अपने इसको बोलते थे सिकदार, मुगलों में कोतवाल कहते थे, अपने सिकदार कहते थे। मुगल शासन व्यवस्था में यही कोतवाल था। मुगल शासन में इसको कोतवाल कहते, अपने यहां पर इसको सिकदार कहा करते थे। क्या काम करेगा? तो नगरों की देखभाल करता, नगरीय शासन व्यवस्था जो भी होती है वो पूरी यही संभालता था। वहां की कानून व्यवस्था देखना, वहां पे नगर में और कुछ जो भी सिस्टम देखना है, आज के जो भी आपके जेडीए टाइप के जो भी होते हैं, ये पूरा इसी के पास हुआ करता था। एक काम और दिया हुआ था इसको, गैर सैनिक कर्मचारियों के वेतन यही बांटता था। कि वेतन बांटने का काम कौन, या वेतन तो क्या कहोगे आप, यूं कर दो, वेतन तो क्या बांटता था, खर्चे, गैर सैनिक कर्मचारियों के खर्चे देखता था, ये कर लो, खर्चों की जांच करता था। वेतन तो मत लिखना। तो सैनिकों वाले खर्चे तो आपके नायब बख्शीन वो देख लिया करता था, गैर सैनिक के जो खर्चे हैं तो सिकदार को या इसको दे दिए जाते थे कि भाई तू संभाल ले अपने आप, ठीक। तो सीधा सा सिकदार क्या कि मुगल प्रशासन में जो कोतवाल था वही हमारे सिकदार होता था, जो नगरीय प्रशासन देखा करता था और गैर सैनिक कर्मचारियों के खर्चों की जांच किया करता था। मीर मुंशी, कभी किसी थाने के अंदर जाओ तो नहीं जाना पड़े, सो सलाम मिराज निरोग रखे आपको, थाने क्यों जाना पड़े किसी को कभी, पर फिर भी कभी कोई काम पड़ जाए तो एफआईआर लिखने वाला और जो भी हमेशा होगा तो बोलते हैं मुंशी जी है, मुंशी जी लिखते हैं। ऐसा मतलब लिखा पढ़ी के जो काम किया करते थे उनको बोलते थे मुंशी। पुरानी फिल्में देख लो, उनके अंदर कोई सेठ होगा, सेठ के जो भी लिखा पढ़ी करने वाला होगा वो मुंशी जी होगा, और सेठ हमेशा उसको मुंशी जी इधर आओ, मुंशी जी आएंगे, वो उनकी लिखा पढ़ी करेंगे। तो राजा के जो कूटनीतिक पत्र व्यवहार करता था, डिप्लोमेटिक पत्राचार जो भी किया जाता, पत्र व्यवहार करने का काम किया करता था, उसको बोलते। दो प्रकार के लेटर हुआ करते थे, एक होते रुक के, एक होते खरीदते। राजा राजा को लेटर भेजे तब तो खरीदा, राजा किसी सामंत को लेटर भेजे तो रुका। आपने पता नहीं ये शब्द सुना हो कि नहीं सुना हो, मेरा ये शब्द खूब सुना हुआ है, रुके वाला, कि मतलब अब तो टेलीफोन वगैरह आ गए, पहले जैसे गांव के अंदर मैं हूं और मुझे पैसे चाहिए, मैंने मेरे पापा से पैसे मांगे, पापा पैसे दे दो, तो पापा के पास पैसे नहीं, तो पापा शहर के अंदर जो भी बाणियां हैं, आड़तियां है, जिसे सामान लेते हैं और लेते हैं, उसको कहते भाई इसको पैसे दे देना, तो मेरे हाथ एक पर्ची लिख के बेचते,
कि ये पर्ची तू तो उसको दे देना, वो तेरे को पर्ची पे पैसे दे देगा। लिखा होता कि संदेश वाहक को इतने रुपए दे दिए जाए, पत्र वाहक को इतने रुपए दे दिए जाए। आप सेठ के पास गए, सेठ को जाकर भाई मुझे फलान जी ने भेजा, जैसे मतलब उनका बेटा ही गया हूं और कोई तीसरा आदमी जाए कि मुझे फलान जी ने भेजा यार इतने रुपए दे, सेठ फटाफट कहता रुक्का दिखा। वो जो लेटर हुआ करते थे उनको रुक के ही बोलते थे, पहले रुक्का दिखा, तो रुक्का देखता, हाँ फलान जी की वो हैंड राइटिंग पहचानता था, वो या वो रख लेता। जब अगला कहता भाई मैं नहीं भेजा, तो वो कहता देख लो साहब आपके साइन थे इसके ऊपर, ये पड़ा है, रुक्का पड़ा है आपका। तो राजा सामंत को यदि लेटर भेजता तो उनको रुक के बोलते, राजा को लेटर भेजता उनको खरीदते बोलते। पहले ज्योतिष पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते, जो राजा का ज्योतिषी हुआ करता था उसको बोलते नेमेटिक, राज ज्योतिषी। निमित्त बताओ किस निमित्त काम किए जाएंगे, इस सब की चीजें वो देखा करते थे, पतड़े देखते, पंचांग देखते, और राजा उनको देख के आगे अपने डिसीजन लिया करता था। तो निमित्तिक हुआ करते, एक आधा मत छोटा मोटा कोई बता दो। सामंत है, अब सामंत तो सारे अपने ठिकानों में रहते हैं, राजा यहां रहता है। प्रत्येक सामंत का एक आदमी राजधानी में रहता, प्रत्येक सामंत अपना एक आदमी। भाई कोई अपने ठिकाने की कोई जानकारी हो तो फटाफट तू ले लेना। सामंत का अधिकारी जो राजा के पास रहता है, ठिकाने का अधिकारी जो राजा के पास रहता है वकील। आप कह सकते हो ना ये राजा और सामंत के बीच की कड़ी है। अभी भी देख लो, जो बिचौलिया इस प्रकार का होता है उसको अपने वकील बोलते हैं। वकील वह है जो सामंत की बात राजा को बता रहा है, राजा की बात सामंत को बता रहा है। ठिकाने का प्रतिनिधि जो राजधानी के अंदर रहता है उसको क्या कहा जाए, तो उसको वकील कहा जाए। अभी भी आप देख लो, आपके मेरे बीच में कोई तीसरा आदमी आके घोषणा करे, आपको तू वकील मत बन, सर बता देंगे जो भी बात है हमें, मतलब जो बीच में तीसरा आता है वो वकील होता है। अपने दो कोई बात चल रही है किसी के बीच में, तीसरा आगे पंचायती करने को सीख तो अपने कहते हैं वकील बनाएंगे। और वकील देख भी लो कौन है, जो आपके और जज के बीच में जो बातें करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको वकील कहा जाता है। तो ये अधिकारी हो जाता है। फिर कोई एक अधिकारी और, जैसे किलेदार, जो किलों की देखरेख करे वो किलेदार। डोडीदार, गेटकीपर, डोडी का मतलब दरवाजा होता है, जो राज दरबार की गेट पे ऊपर खड़े रहते, राजा से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। रिसेप्शन जी, तो आप स्प्रिंग बोर्ड आओगे तो पूरा डोडी पूरी भरी हुई मिलेगी आपको, दिलीप सर से मिलना है नहीं मिलना है वो पूरा पूछते हैं आपसे, कौन हो, कहां से आए हो, सर ने टाइम दिया था कि नहीं दिया था, ऐसे सर नहीं मिल सकते, अभी सर क्लास में है, सर ने मना किया है। ये डोडीदार के काम अपने आप, गेट कीपर के काम, द्वारपाल के काम। ये मैंने बड़े बड़े से अधिकारी आपको बताए। थोड़ी सी व्यवस्था और बची हुई है, राजस्व सिस्टम क्या था, जुडिशरी क्या हुआ करती थी, इस व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़े, या कोई छोटे मोटे अधिकारी और गांव में कौन से अधिकारी होते थे, वो मैं कल वाली क्लास में पूरा कंक्लूड कर दूंगा। पर इसको ढंग से पढ़ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।